कल शाम पाकिस्तान मुखालिफ नारों की गूंज ने दिलों को दहला दिया। मीडिया से इन खबरों का ब्लैकआउट करने के बाद ये यकीन कर लिया गया कि ये खबर कहीं बाहर नहीं जाएगी। प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में जारी हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में एक चीज आम होती जा रही है। पाकिस्तान में एक चीज आम होती जा रही है कि ये पाकिस्तान बैशिंग खुलेआम हो रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद अब आम होता है। अब आप सोचोगे कि भाई आम होता है तो पहले तो सुना नहीं था, पहले भाई मीडिया दिखाता नहीं था। आज भी पाकिस्तान के अंदर आर्मी की तरफ से जब एक कॉल आता है कि आपको ये न्यूज़ नहीं दिखानी, तो उसको नहीं जगह मिलती। वो कई बार पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है जो, या फिर कहे कि जो इंडिविजुअल पत्रकार है, वो अपने रिस्क पर ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैलाने की ट्राई करते हैं। अदरवाइज जो मेन मीडिया है उसको टच भी नहीं करता, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई यहाँ सिचुएशन ये हो सकती है। अब अगर आप कई सारी न्यूज़ ऐसी है, कई सारी, मतलब अगर आप वो टीटीपी वाली सिचुएशन हो कि भाई बम से उड़ा दिया, बलोचिस्तान वाली हो कि भाई उसने पाकिस्तानी आर्मी बलोचिस्तान के अंदर गई थी तो वहीं कहीं से निकली और नीचे बम था, गाड़ी मतलब चीथड़े उसके उड़ गए। कई सारी न्यूज़ ऐसी है जिसको यहाँ पर दिखाया नहीं जाता। लेकिन अब सोशल मीडिया है तो न्यूज़ तो छुपेगी नहीं, कोई ना कोई उसको वीडियो उतार लेगा और चढ़ा देगा फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कहीं और। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। चल रहा है सिंधु देश का वो आजाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, गद्दारा 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 गद्दारा। सिंध में प्रोटेस्ट चल रहा है, बलूचिस्तान में तो जंग हो रही है। ये रोज की खबरें हैं। 4 FC वाले मार दिए गए कोयटा के करीब एक बम धमाके में। बलूचिस्तान में रोज की खबरें हैं। वहां पे मीडिया एम्बार्गो है, इसलिए खबरें बाहर नहीं आती। ये एक जंग चल रही है बलूचिस्तान में। प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में जारी हैं। ये KPK में प्रोटेस्ट चल रहा है। एक ऐसी खबर जिसका मीडिया से दीदा उदानिस्ता ब्लैकआउट किया आपको देने के लिए जा रहा हूं। कराची के एक निजी अस्पताल, स्टेडियम रोड पर वाकई कराची के एक निजी अस्पताल में कल शाम पाकिस्तान मुखालिफ नारों की गूंज ने दिलों को दहला दिया। यह अलग बात कि यह गूंज सिर्फ ब्लडी सिविलियंस के कानों में आई या फिर उन लोगों के जिनके शऊर अभी तक थोड़े बहुत किसी न किसी हवाले से जिंदा हैं। ये उन लोगों के कानों में बिल्कुल भी नहीं गई जो साहिब मसनद हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं। मीडिया से इन खबरों का ब्लैकआउट करने के बाद ये यकीन कर लिया गया कि ये खबर कहीं बाहर नहीं जाएगी। कराची के निजी अस्पताल के कंपाउंड में, जो स्टेडियम रोड पर वाक़ अस्पताल है, उसके निजी अस्पताल के कंपाउंड में उस्मान काकड़ साहब की मौत की खबर आने पर पाकिस्तान मुखालिफ नारों से फजा गूंज उठी। पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से नाजेबा कलिमात सुनाई दिए। इंतहाई नफरत आमेज, इंतहाई इश्तियाल आमेज किस्म की, जिसको कहते हैं कि गुफ्तगू जारी थी। तकारीर तो नहीं उनको कहूंगा, लेकिन बहरहाल वो तूफान बदतमीजी जो वहां मचा हुआ था, वो हाहाकार अगर नहीं पहुंची तो सिर्फ हमारे उन लोगों तक नहीं पहुंची जो कुछ करने की पोजीशन में हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर, मुल्क का इकोनॉमिक इंजन, इकोनॉमिक हब, पता नहीं क्या क्या जो पूरे मुल्क को चलाता है, जहां बकौल शख्स से कि आपने बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा है हर चीज का, जहां पे पुलिस भी है, जहां पे रेंजर्स भी है, जहां पे आर्मड फोर्सेस भी हैं। आर्मड फोर्सेस का ये काम नहीं है, मैं उनका तस्करा कर रहा हूं। जहां पे इंटेलिजेंस इदारे भी मौजूद हैं, उनका एक बाकायदा नेटवर्क भी यकीनन होगा। यह कैसे मुमकिन है कि एक अस्पताल के कंपाउंड में पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हों
और किसी अहम जगह पर कोई खबर नहीं गई। मेरा मकसद खुदा न खास्ता यहाँ ये फजा हमवार करना भी नहीं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने क्यों कर क्रैकडाउन करके ना पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नाराज कारकुनों को वहां से गायब कर दिया। नो सर, मैं कौन होता हूं ये किस्म की बेहुदा फरमाइश करने वाला। मेरे बताने का मकसद यहां सिर्फ यह है कि इंटरनेट पर वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें बाकायदा सिंधी नेशनलिस्ट रेंजर्स के सामने पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लगाते हैं और रेंजर्स वाले उनके मिन्नते तरले करते हैं। उनकी जो है वो सिर्फ पप्पी नहीं ली, सिर्फ उनके गालों को, उनके ठोड़ी को छू रहे थे कि हाथ जोड़ रहे थे कि भाई नहीं करो, मान जाओ, बुरी बात होती है। सूरह यासीन का सिर्फ वजीफा करना रह गया था, उनकी नजर उतारनी रह गई थी जैसे नानी अम्मा उतारा करती हैं। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का कोई कारकुन अपने किसी रहनुमा की शहादत या किसी मौत या नागहानी मौत या वॉटेवर मशकूक मौत पर कराची के कल्ब में खड़े होकर के पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाता है, पाकिस्तान के अफवाज और इदारों के खिलाफ नाज़ेबा कलमात का इस्तेमाल करता है और किसी की जिसको कहते हैं कि नींद नहीं टूटती। कराची ही में पाकिस्तान मुखालिफ नारे लग रहे हैं और आपको पता नहीं है जनाब, ये कैसे मुमकिन है? इंटीरियर सिंध में वो सिंधी नेशनलिस्ट जिनका मैंने हवाला दिया वो पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लगा रहे हैं, आपको नहीं पता चलता। बैरिया टाउन में पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लगते हैं वो सिंधी नेशनलिस्ट जो भर्रा मार के वहां पहुंचते हैं और जो ये बता देते हैं कि पाकिस्तान का कराची का कोई भी इलाका हो, किसी भी वक्त हम वहां किसी एक कॉल पर पहुंच सकते हैं। कराची में जो जलाओ घेराव हुआ था बेनजीर भुट्टो की मौत पर, वो भी सबने देखा। उस वक्त भी हमारे इदारे सत्तू पी करके सो रहे थे और आज भी कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है। सही वो वाजपेयी साहब की थी, वाजपेयी साहब को एक वोट से वो आजकल बड़ी सोशल मीडिया में उनकी तकरीर चल रही है, क्या खूबसूरती से छोड़ के गए और वो एक बात कह के गए थे, मुझे एक वोट से आपने आज हराया है, मैं जा रहा हूँ, कांग्रेस को मुबारक हो। पर मैं ये आज कह के जा रहा हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी इसके बाद से ये आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर होगी और ये नहीं रहेगी। और आजकल यही हाल हुआ है कि वहाँ पे बिल्कुल जो है तकरीबन ख़त्म होने को कांग्रेस पार्टी आ गई है। तो आप सही कहते हैं कि वो, मगर वो बीच में रहे, ही रिमेन्ड एन एक्टिव पर्सन। बड़ी अच्छी बात की आप और मैं। सबसे ज़्यादा बात अगर इमरान खान साहब 5 साल पूरे करते ना, ये वापस नहीं आ सकते थे। मैं व्यू हमने जितनी इनकी चीज़ें देखी हैं, इनसे इकॉनमी नहीं संभली, इंतहाई इनके पास टोटल ना तजर्बाकार टीम। ये जो कहते थे आमिर भाई ठीक कहते, पहली दफ़ा जो जीत के आए उन्होंने मरवाया है। आपने लड़के उठाए हैं, उठा के उनको टॉप पोजीशन फेडरल मिनिस्टर बना दिए, वो किसी से संभाले नहीं गए, किसी सीधे मुंह से उन्होंने बात ही नहीं की। ना इकॉनमी का पता था उनको, ना चीज़ों का पता था, ना समझ थी। सो ये जो ट्रेनिंग एट जॉब हुई है इमरान खान साहब की, वो ले बैठे, इनसे तो इकॉनमी यहाँ से निकल गई थी। ये तो खुद मानते थे। बिजली गैस की कीमतें देख, IMF को अभी जो इन्होंने सरेंडर किया था, जो स्टेट बैंक वाला बिल पास किया था, जिस तरह की इन्होंने आके खुद मुख्तारी इन्होंने सेल आउट की थी, इमरान खान साहब के हाथ से चीजें निकल चुकी थी। वो ठीक कह रही हैं, इनको दोबारा एक वो इंजेक्शन लग गया है कि अगर जो बिल्कुल आमिर भाई ठीक कह रहे हैं, इनके इर्द गिर्द जो है ये तमाम हाकिश लोग हैं, वो इनको नीचे नहीं आने देंगे, बांस पे बिठाई रखेंगे कि आपने बैठे रहने नीचे, बल्कि हो सकते मजीद ऊपर करते जाए इनको। सो इमरान खान साहब को ड्राइंग बोर्ड की तरफ जाने। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि यार ये अफसोस की बात है कि हम एक ही तरह के लोग हैं और ये ऐसा माइंडसेट क्यों है पाकिस्तान, क्यों ऐसा माइंडसेट है भारत के इस पार, जबकि भारत के अंदर आपने वाजपेयी साहब का अभी कोट किया, वो सारे का सारा जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर था उन्होंने ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट किया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कारों की नहीं है सर, ये अटल बिहारी जी के मन का ये विश्वास है कि जिस सदन में मैं खड़ा हूं, जिस पार्लियामेंट में मैं खड़ा हूं, ये पार्लियामेंट मुझसे बड़ी है। उनका विश्वास है कि ये देश भारत ये मुझसे कई गुना बड़ा है, ये जो मेरे साथी हैं साथ में बैठे हैं ये मुझसे बड़े हैं, ये उनका मानना है। उनका ये मानना है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूं, अटल जी का ये मानना था उस वक्त कि मैं इस देश से छोटा हूं, मैं पार्लियामेंट से छोटा हूं। इमरान खान का यह मानना है कि मैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट से बड़ा हूं, इसलिए बोला कि रफा दफा करो। स्पीकर को बोल दिया उसने, डिप्टी स्पीकर को, सूरी साहब को बता दिया, सूरी साहब ने कुछ वो पढ़ के वो चिट्ठा पर्चा पढ़ दिया, वहां पे फवाद चौधरी ने ड्रामा कर दिया, हो गया खत्म का। सो दिस इज हाउ लिटिल दे थिंक ऑफ देयर ओन पार्लियामेंट। जब आप खुद अपने पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझेंगे, फिर आप कहते हैं भारत साजिशें कर रहा है, दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती। अरे आपको इतना बड़ा मौका मिला अपने खुद के पार्लियामेंट की इज्जत, अपनी नेशनल असेंबली की इज्जत करने का। आप वोट की इज्जत बात करते हैं, वोट को छोड़िए ना, वो तो छोटी चीज है। बड़ी चीज क्या है? पार्लियामेंट है मुल्क का, नेशनल असेंबली है। इनको इतना सुनहरा मौका मिला एक पूरी दुनिया को। हर समय दुनिया कहती थी हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, आर्मी रूल है। अगर इमरान खान ये कहता कि ठीक है, आई अग्री फॉर अ वोट काउंट, शो ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मैं सामने हाजिर हूंगा, मेरा टेस्ट लो। हार गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, जीत गया तो फिर मैं फाते हूं।
दुनिया को कितना बढ़िया मैसेज जाता कि हाँ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे रूल ऑफ लॉ है। अब लोग ये कहने लगे कि साहब जंगल है ये। और इस मुल्क का पहले बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। अपोजिशन करें, टाइट होकर करें, इन पे केसेस हैं, इनको सेटल ना करने दें केसेस। नवाज शरीफ साहब पे केसेस हैं, हमजा पे केसेस हैं, ये शहबाज शरीफ पे केसेस हैं। और हमारी किस्मत देखें, जो हमारा रोना कि इमरान खान साहब नाकामी का क्या निकला है। उस नाकामी में से वो लोग इस मुल्क के आके वजीर आजम और वजीर आला बन रहे हैं जो नैब के मुलजिम हैं और जमानतों पे हैं। इससे कोई बड़ी डिजास्टर होगी किसी मुल्क के लिए। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? खान साहब था ना कि आपने इस मुल्क को, चीजों को इतना आगे लेकर जाते, इतने अच्छे तरीके से आप चीजें चलाते। इमरान, इन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा स्कैंडल दिए हुए, मतलब एनर्जी का आप इनसे पूछ, आमिर भाई ने, आप इसके मौजूद थे, इन्होंने दर्जनों स्कैंडल दिए चीजें, उनके कान पे बल्कि हमें उल्टा पता क्या ताल्लुकात दुनिया के साथ खराब किए हैं। यानी दुनिया जब हम कहते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड है, IMF ने वो कर्जा रोक दिया। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान अचीव क्या करना चाहते थे? क्या आपको नजर आता है क्या वो अचीव करना चाहते थे? वो तो मुल्क का, देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कर चुके हैं। जहां तक हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं सर, वो पाकिस्तान के ऊपर कमेंट करते नहीं है सर। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोदी सरकार की पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ कमेंट नहीं करते सर, जब तक कि बहुत कोई बड़ी चीज ना हो जाए सर। वी डोंट कमेंट। बेसिकली क्या है कि दे डोंट, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, आई कुड बी रॉन्ग सर, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है जितना भी मैंने बात करी सर लोगों से, डायरेक्टली नहीं बोला उन्होंने, किसी ने, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी ने मुझे डायरेक्टली मुंह पे बोला है, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस वाले उनके रडार में पाकिस्तान नहीं है सर। उनके रडार में इंडो पैसिफिक है, उनके रडार में चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीका है सर, नेबरिंग कंट्री। इंडिया 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 क्यों हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया? हम IT को देख लें, हम स्पेस साइंसेस को देख लें, हम लोग स्टडीज़ को देख लें, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में देख लें, तो इंडिया हमें जो है वो टॉप पोजीशंस पर नजर आता है। इंडिया की भी तो एक है ना, एक खुद मुख्तारी है, उनका एक हिस्टोरिकल इमेज है। वो कभी नॉन अलाइंड मूवमेंट के वो हेड होते थे, वो लीडर होते थे। इसलिए इंडिया जो है वो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। अच्छा, इंडिया जो है वो एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है। इंडिया का तो देख लें, वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं, तो व्हाइट हाउस के उसकी स्टेटमेंट कल दोबारा आई है, उन्होंने कहा ये जो सैंक्शन है ये इंडिया पे अप्लाई नहीं होती। अब आप इमेजिन करें ना कि किस तरह व्हाइट हाउस क्लैरिफिकेशंस दे रहा है व्हेन इट कम्स देयर। इस पावर इन एशिया एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए, इंडिया की गवर्नेंस के लिए जो है वो एक बहुत ही अच्छा पे बैक है। जितनी उन्होंने मेहनत की, जितनी सेक्रीफाइसेस की। नमस्कार दोस्तों, अभी बात बिल्कुल सच है कि इंडिया के बारे में जितना इंडिया डिस्कस नहीं करता ना, उतना पाकिस्तान डिस्कस करता है। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स डिस्कस करते हैं कि भाई ज़रा देखिए कि इंडिया की इतनी अच्छी सिचुएशन कैसे हो रही है, आखिरकार हमने ऐसी कहाँ गलती कर दी और इंडिया ने यहाँ पर कैसे, कब उन्होंने अच्छे स्टेप्स यहाँ पर भर लिए या फिर कहे कि उन्होंने चल दिए कि भाई यहाँ से उनकी जो ग्रोथ थी वो अच्छी हो गई। देखिए, इंडिया पहले से पोटेंशियल एक कंट्री था, नो डाउट पाकिस्तान भी था, क्योंकि आज की अगर उनकी पॉपुलेशन काउंट करो 22-25 करोड़ की तो कम नहीं कहलाती। लेकिन आज जो है ना, पूरी दुनिया इंडिया को अपने पाले में रखना चाहती है, मतलब अपने साथ रखना चाहती है, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे पूरा का पूरा वेस्ट ब्लॉक हो। कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने जिस तरीके से राइज किया है ना, वो पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि भाई चाहे वो नॉन अलाइनमेंट जो थी, मतलब पूरा का पूरा जो दुनिया थी वो रशिया और अमेरिका के बीच में जब डिवाइड थी, तब इंडिया ने नॉन अलाइन यहाँ पर रहकर उसकी लीडरशिप भी की थी। यहाँ पर यही सारी बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया इंडिया क्यों हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया? इंडिया एक्चुअली एक नेशन के तौर पर वर्क कर रहा है, तो उनकी अवाम भी लॉयल है गवर्नमेंट के साथ, और उनकी जो लीड क्लास है वो भी लॉयल है, और कलेक्टिवली जो मेहनत कर रहे हैं ना, अब देखें उनमें कुछ फैक्टर्स और नहीं है, लाइक डेमोक्रेसी भी है, उनकी गवर्नमेंट भी अच्छी है, और वो चीज़ों को लेके बहुत सीरियस हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक आप IT डिपार्टमेंट देख लें, ठीक है, आपका गूगल का CEO है, ट्विटर का CEO है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो IT में हैं। अब आपको भी आइडिया होगा कि इंडिया को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, ठीक है, तो चीज़ें जो है ना वो बड़ी सीरियस लेकर चलते हैं, वो वर्किंग कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, हर फील्ड में आप चले जाएँ, आप स्पोर्ट्स में चले जाएँ, लाइक IPL देख लें, ठीक है, और सॉकर लीग उनकी देख लें, और उसके अलावा हॉकी देख लें, जो भी फील्ड चले जाएँ, IT चले जाएँ, गेम्स चले जाएँ, आप इंडस्ट्री चले जाएँ, लाइक बॉलीवुड, जो दुनिया में हॉलीवुड के बाद मेरे ख्याल से बॉलीवुड ही चलता है ज़्यादा, तो किसी भी फील्ड में चले जाएँ, वो एज ए नेशन एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यही रीज़न है कि हर तरफ जो है वो इंडिया ही चल रहा है। तो एक है ना, एक खुद मुख्तारी है, उनका एक हिस्टोरिकल इमेज है। वो कभी नॉन अलाइंड मूवमेंट के वो हेड होते थे,
वो लीडर होते थे। इसलिए इंडिया जो है वो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। आप अच्छा, इंडिया जो है वो एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है। इंडिया का तो देख लें, वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं, तो व्हाइट हाउस के उसकी स्टेटमेंट कल दोबारा आई है। उन्होंने कहा ये जो सैंक्शन है ये इंडिया पे अप्लाई नहीं होती। अब आप इमेजिन करें ना कि किस तरह व्हाइट हाउस क्लैरिफिकेशंस दे रहा है व्हेन इट कम्स देयर। अब अगर बांग्लादेश का सिक्योरिटी कोऑपरेशन देखा जाए तो ये कुछ ऐसे हैं जो सिक्योरिटी कोऑपरेशंस बांग्लादेश कर रहा है, जिस तरह जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है या एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एक एग्रीमेंट है। ये बेसिकली डिफेंस एग्रीमेंट्स जो बांग्लादेश कर रहा है उसके साथ। फिर इसी तरह इंडो पैसिफिक में टेररिज्म के हवाले से जो है वो डायलॉग की बात हो रही है। और दूसरा ये है कि डिफेंस एग्रीमेंट्स मजीद जो हैं वो बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर भी बात होगी कि किस तरह, क्योंकि बांग्लादेश को वो एक एज ए इंडो पैसिफिक पार्टनर के तौर पे ले रहे हैं अमेरिकन। जब आप उनको इंडो पैसिफिक पार्टनर के तौर पे लेंगे तो आपको वो इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। आप रिसेंटली, आपको याद है जो अमेरिका के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो थे, वो जाते जाते आई थिंक मालदीव्स में भी अपनी जो एम्बेसी खोल गए थे। वहां पे उनकी एम्बेसी नहीं थी आई थिंक। सो ये जो चीजें हैं वो इंडो पैसिफिक के हवाले से काफी काम हो रहा है। ख्याल है कि इंडिया ने भी अमेरिका को ये कहा है कि आप बांग्लादेश को लूप में लें, सो दैट बांग्लादेश जो है वो जैसे कहना प्रॉपरली, हमारा तो इन्फ्लुएंस है ही है, लेकिन चाइना के उसमें इन्फ्लुएंस में ना है। जिस तरह क्वाड के तौर पे बांग्लादेश ने अपने आप को नहीं जो है वो किया। और अमेरिकन ने एक चीज नोट की है कि बांग्लादेश का जो ट्रेंड है वेपन्स प्रोक्योरमेंट का, वो सारा टिल्ट कर रहा है चाइना की तरफ। तो व्हाई नॉट आस्क इंडिया टू गिव वेपन्स टू। कि क्या रीज़न है? अगर हम आईटी को देख लें, हम स्पेस साइंसेस को देख लें, हम लोग स्टडीज़ को देख लें, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में देख लें, तो इंडिया हमें जो है वो टॉप पोजीशंस पर नज़र आता है। वाई? एक तो इंडियंस जो हैं दे इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उनकी जो भी एजुकेशन की सीट्स हैं दे मोर मेरिटोरियस एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, मेरिट बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, और इंडियंस इस वजह से पाकिस्तान से ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे रहा है इंडिया पाकिस्तान। मैम, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो है, अगर हम अपने जो है स्टैट्स को देखें तो यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ 1.5 आई गेस मिलियन जो है वो डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर 18 मिलियन डॉक्टर्स हैं, तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, और उसके बाद उनकी जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो भी अगैन उसका भी रेशो ज़्यादा है। तो ये वजूहात, मेनली 2 वजूहात है जिसकी वजह से डॉक्टर ज़्यादा इंडिया में बन रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो है एजुकेशन, आपने बात की, तो एजुकेशन को जो है इम्प्रूव करने का और सिस्टम को चेंज करने का क्या तरीका है? पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। नहीं, उन्होंने फिर अमेरिका के जहाज लेने से सवाल साथ ये भी पैदा है ना कि इंडिया जो अब विंडो देख रहा है वो इसीलिए देख रहा है कि उसको पता है कि पता नहीं अमेरिका आता है नहीं आता साथ, जो कि बड़ी सूरत हाल क्रिएट हुई ना कि आप उनका वैक्सीन नहीं मान रहे, आपने ये बीच में मुस्तकिल। उन्होंने एक विंडो निकाली कि रशिया, ठीक है, रशिया के साथ वो गए। क्या रशिया चाइना से अलग हो रहा है भी, और क्या इंडिया के साथ जाएगा? यार मुझे बुरा लगता है क्योंकि आपके हर सवाल का मेरे पास जवाब ये है कि मुझे नहीं पता। अच्छा लेकिन मेरा तो प्रेमिस ही है कि हमें नहीं पता। और जब आपको नहीं पता कि कौन कहां बैठ रहा है तो फिर अक्लमंदी ये होती है कि अपने ऑप्शंस ओपन रखो, जैसे भारत ने रखे। लेकिन ना, इंडिया अक्लमंद मुल्क है। इंडिया जो है बड़ी एक उनकी हिस्ट्री है, वो समझते हैं इन बातों को। वो उन्होंने भी अर्थशास्त्र उन्होंने भी पढ़ी हुई है। मेरा सवाल ये तो वो ये कहते हैं कि फिर आप जो है आप रूस से कुट्टी करने का कोई फायदा नहीं। मेरा सवाल ये है, क्या रशिया चाइना आपको पिछली कोल्ड वॉर की तरह, आप कह रहे हैं न्यू कोल्ड वॉर है या नहीं, अगर होती, हाँ, इसमें अभी फ्यूचर का तो हम 10 साल बाद की बात नहीं कर सकते, अभी आप लेके जाए ना। एक तो चाइना इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है सेंट्रल एशिया में, ठीक है जी, ऊपर से अफगानिस्तान के मामलात खराब हैं। आपका जो मुस्तकबिल है सारी ग्लोबल डिस्कशन से, जो रीजनल डिस्कशन में कह रहा हूँ, इससे बाहर है। हमारे क्या मसाइल हैं? हम वही पुराने रोने रो रहे हैं जनाब। अफगानिस्तान में ये हो गया, इस्लामोफोबिया ये हो गया, जो है वो कश्मीर के मसले वहीं पे बैठे हुए हैं। इंटरनली हमारी जो डेमोक्रेटिक मामलात हैं वो खराब पड़े हुए हैं, और हम वो अपनी पुरानी कहानी सुना रहे हैं।
और उधर वो जो इंडिया का तो खैर मल्टीलैटरल रिलेशनशिप है ही है। बांग्लादेश जो है वो आईटी में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो अमेरिकन कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो जैसे बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है वो अपनी इनहेंस कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें चाइना का जो ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसको इंडिया के साथ मिल के बांग्लादेश में कम करना है। सो इंडिया एंड अमेरिका जो है दे आर वर्किंग टुगेदर टू रिड्यूस द चाइनीज इन्फ्लुएंस है, मिलकर काम करते हैं। वहाँ की सबसे बड़ी बात टैलेंट जो है उसको सराहा जाता है, टैलेंट की कदर की जाती है। इंडस्ट्री में देखा जाए तो वहाँ पे जितने टैलेंटेड लोग हैं, बच्चे हैं, वो इस फील्ड में बहुत आगे हैं। उनकी इंडस्ट्री भी काफ़ी आगे है पाकिस्तान से, और वो क्योंकि उनका टैलेंट जो है माना जाता है। बच्चे देखें यहाँ पे, वहाँ पे अगर शो होते हैं, शो के दौरान भी किसी बच्चे का टैलेंट है तो उसको आगे लेकर चलते हैं, उसको पीछे नहीं करते। पाकिस्तान में अगर कोई रियलिटी शोज़ हैं, इसके अलावा उनकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। उनका देखा जाए तो जो रेडी लगाने वाला भी उनका बंदा है या कोई भी रेडी भी लगाता है, उसकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी है, उसको भी काफ़ी इल्म होता है, उसके पास भी एजुकेशन होती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए उसमें वहाँ की लड़कियां जो हैं वो भी काफ़ी आगे हैं। जैसे हमारी सानिया मिर्ज़ा हमारी भाभी हैं, वो भी खातून है वहाँ की इंडिया में, वो भी उन्होंने भी अपना लोहा वहाँ पे मनवाया हुआ है। वो भी मुझे ये लगता है कि हमें अपनी पाक फ़ौज को इस तरह सरेआम गालियाँ नहीं निकलवानी चाहिए और ना ही इस तरह से हमें उनको तमाशा बनाना चाहिए। यही भारत चाहता है, याद रखिएगा। अब ये खुली खुली बगावत वाली बात है नाज़रीन, इतनी वीगो कहाँ से लाओगे? इसका मतलब क्या है? मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। वीगो है कि आपके पास एटम बम हो। भारत चाहेगा आपके पास ये हथियार हो? नहीं चाहेगा। तो इस हथियार को ख़त्म करने से पहले सबसे पहले किसको ख़त्म करना होगा? अवाम का ट्रस्ट किस पर से उठाना होगा? वो है आपकी पाक फौज। मतलब कतई तौर पर यह नहीं है कि आप इस परचम की तौहीन करें, इसकी किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस वीडियो के अंदर जो एक पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का कारकुन है, वो पीटीआई के झंडे लगा के और बल्ले के निशान के साथ बैठकर ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के इस झंडे को सरेआम जला भी रहा है और उसके साथ साथ धमकियां भी दे रहा है। और ये तबाह करना हो तो वहां लोगों में यह बता दिया जाए लोगों को कि आपकी हिफाजत करने वाले आपके दुश्मन है, तो सोसाइटी खुद ही जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस वक्त आपको बताया जा रहा है आजादी आजादी के जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। जो नारे लग रहे हैं, इस पे अगर अब आज किसी ने सही तरीके से ना सोचा तो दिन फिर पाकिस्तान के भी कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बगावत होना आम बात होती जा रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाना, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट करना। क्योंकि देखिए, आज से अगर कुछ सालों पहले देखें तो सारी चीज़ों के खिलाफ कुछ ना कुछ होता था, छोटी मात्रा में होता था, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं होता था। अब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भी बोला जा रहा है और सब कुछ हो रहा है। और अब तो ये हो रहा है कि पाकिस्तान का झंडा भी जलाया जा रहा है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पर बात हो रही कि ये तो खुली बगावत है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि देखिए, जब आप अपनी जनता को, आप अपनी आवाम को यहाँ पर ठीक तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे और ये चीज़ बहुत ही लंबे समय तक चलती रहेगी, बेरोज़गारी महंगाई बहुत बड़े मात्रा में चलती रहेगी, तब लोग ऑटोमेटिकली अपने आसपास के कंट्री की प्रोग्रेस देखेंगे। अब उनके लिए बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, और उनको यहाँ पर दुख इस चीज़ का भी होता है कि इंडिया सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का, फिर भी ग्रोथ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा, और ये चीज़ अब होना आम बात हो जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान मुर्दाबाद करना हो, चाहे पाकिस्तान के झंडे जलाने हो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। लगता है कि हमें अपनी पाक फौज को इस तरह सरेआम गालियां नहीं निकलवानी चाहिए और ना ही इस तरह से हमें उनको तमाशा बनाना चाहिए। यही भारत चाहता है, याद रखिएगा। आप मुझे एक बात बताएं, आपकी वो पाकिस्तानी फौज जो आपके एटमी हसासों की, आपके एटमी हथियारों की जामिन भी है, उनकी हिफाजत भी कर रही है, क्या वो पाकिस्तानी फ़ौज अमेरिका को अच्छी लगेगी? क्या ये पाकिस्तानी फ़ौज अमेरिका की आंखों में खटकती नहीं होगी? मुमलिकत खुदादाद हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, वो इस्लाम का, आलम इस्लाम की वाहिद न्यूक्लियर पावर है, वाहिद एटमी ताकत है। आपका एटम बम जो है ना,
वो आपके थाने का जो SHO है ना जनाब, उसने हिफाजत नहीं करनी होती। आपके एटम बॉम्ब की हिफाजत आपका आर्मी चीफ करता है, आपकी पाक फौज करती है। इसराइल को मंजूर है कि आपके पास एटम बॉम्ब हो, अमेरिका चाहता है कि आपके पास एटम बॉम्ब हो, भारत चाहेगा आपके पास ये हथियार हो? नहीं चाहेगा। तो इस हथियार को ख़त्म करने से पहले सबसे पहले किसको ख़त्म करना होगा? अवाम का ट्रस्ट किस पर से उठाना होगा? वो है आपकी पाक फौज। याद रखिए, आप तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से बिल्कुल मोहब्बत कीजिए, आपको कोई नहीं रोकता, वो आपका लीडर है, आप उससे लाख दफ़ा मोहब्बत कीजिए, लेकिन याद रखिए दुश्मन के प्रोपेगेंडा में मत आइए। अपने लीडर से मोहब्बत में आप आर्मी को गाली मत दीजिए। आप अपने इस इंस्टीट्यूशन को, इस इदारे को जो आपकी हिफाजत का ज़ामिन है, उसे गाली मत दीजिए। यही दुश्मन चाहता है, वो यही फूट चाहता है। मतलब कतई तौर पर यह नहीं है कि आप इस परचम की तौहीन करें, इसकी किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस वीडियो के अंदर जो एक पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का कारकुन है, वो PTI के झंडे लगा के और बल्ले के निशान के साथ बैठकर ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के इस झंडे को सरेआम जला भी रहा है और उसके साथ साथ धमकियां भी दे रहा है। और ये सब कुछ होना है और ये सब कुछ होगा, आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की अना के आगे कोई और चीज़ वैल्यू नहीं रखती। अगर ऐसा ना होता तो ये ना होता जो इस वक्त आपके सामने है। इमरान खान साहब के इक़्तिदार से अलग होने के बाद या अलग होने से पहले जो उन्होंने गद्दार और मुहब्बे वतन की लड़ाई शुरू की थी, उसके पस मंज़र में ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। उन्हें पता था कि मैंने किस सिमत में जाना है, मैंने कौन से महाज को टच करना है, और मैंने पाकिस्तान के अवाम को ये जो गद्दार और मुहब्बे वतन की ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन के अंदर ला के किस तरह खड़ा। सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी जा रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट को धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है देखो अवाम ने रात को 12 बजे अदालत लगाई है। तारड़ साहब, क्या इमरान खान साहब अवाम को फौज और जुडिशरी के मुकाबले में लाके खड़ा कर रहे हैं? इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? कैसे ट्रोलिंग की जा रही है इस वक्त फौज के खिलाफ, लेकिन उसकी वजह यह है कि ये इन्हीं लोगों ने इनका ये जो प्रोजेक्ट इमरान था, ये इन्होंने लॉन्च किया था। अब वो बिगड़ चुके हैं। अब उनके ऊपर जब तक वो सख्ती नहीं की जाएगी, वो ये कंट्रोल नहीं आएगा, ये कैंसर की तरह फैलता जाएगा। लेकिन इस वक्त ये कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आज जो एक फेडरल वजीर हैं पिंडी में खड़े होके उन्होंने ऐलान किया है कि खाना जंगी आगे होगी। इमरान लॉन्च करने वाले थे, अब उनके ऊपर ये उनके ऊपर ये आ चुका है कि दे स्टार्टेड दिस, नाउ दे हैव टू क्लोज दिस। और अगर नहीं कर पाए तो ये इसकी प्राइसें हमारी आने वाली नस्लें पे करेगी। सबसे बड़ी प्राइस तो अभी आप पे करेंगे, जो आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। आपने अपनी खारजा पॉलिसी पे जो आपने वो क्या कहते हैं अटैक किया है खुद ही, और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, आपने उस पर सर्जिकल स्ट्राइक की अपनी फॉरेन पॉलिसी पे और अपने फॉरेन रिलेशनशिप पे। यू आर कंप्लीटली आइसोलेट। बाजवा खुलकर सामने आ। जनरल बाजवा के ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है कि बाजवा साहब ने जो है वो या साथ नहीं दिया इमरान खान का, या इमरान खान के साथ खिलाफ जो कुछ हुआ है उसके पीछे हमारी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर को खुलेआम तो बताई तो नहीं गई, लेकिन तासुर जो दिया गया है वो यही दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर ये समझता है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक तो अमेरिका है ही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुल के उसका नाम ले दिया, लेकिन इसके साथ साथ उसके पीछे हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी है। तो ये बात जो है, ये बात भी की जा रही है। अच्छा जनाब, अब आगे आपको बताते हैं। एक और साहब ने उठाया हुआ है एक बैनर, लिखा हुआ है इन साहब के बैनर पे, इतनी वीगो कहां से लाओगे। अब ये खुली खुली बगावत वाली बात है नाज़रीन, इतनी वीगो कहां से लाओगे, इसका मतलब क्या है मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। खतरनाक एक स्टेट के लिए हुआ है। जब आप ग्रीक हिस्ट्री पढ़ते हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो उसमें यह बताया जाता है कि जब सोसाइटी को तबाह करना हो तो वहां लोगों में यह बता दिया जाए लोगों को कि आपकी हिफाजत करने वाले आपके दुश्मन है, तो सोसाइटी खुद ही जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस वक्त आपको बताया जा रहा है, आजादी आजादी के जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। जो नारे लग रहे हैं, इस पे अगर अब आज किसी ने सही तरीके से ना सोचा तो दिन फिर पाकिस्तान के भी कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ताड़ साहब। और इसमें देखें, बड़ी जो आने वाली हुकूमत है उसके लिए बड़े चैलेंजेस हैं कि उन्होंने आइंदा इस चीज़ों को कैसे देखना है, क्या अकाउंटेबिलिटी करनी है
और जो उन्होंने भी केसेस बनाने हैं, क्या इन्होंने जो करप्शन की हुई है वो पता चले कि ये किस तरह अदारों को चलाते रहे और माहौल किस तरह पाकिस्तान में रहा, क्या पाकिस्तान आज इस हालत में पहुंच गया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। और इमरान खान साहब जो हैं वो अगर ऑपोजिशन में है तो अब हुकूमत का काम है कि जरा अकाउंटेबिलिटी जो करें कि पता लगे ये जो लोग आए थे ये कौन लोग हैं और ये क्या करते रहे मुल्क के साथ खिलवाड़, और क्या हम इसी तरह तजर्बे करते रहेंगे। अब इमरान खान सड़कों पे आ गए हैं, इससे पहले ऑपोजिशन सड़कों पे थी, और इनका क्या है तारड़ साहब, ये तो एलीट है सारी की सारी, इनको क्या फर्क पड़ता है। जो मारा तो वो गरीब जाता है, जिसकी दिहाड़ी जो है वो जाती है, जिसका चूल्हा शाम को नहीं जलता। बड़े मुश्किल हालात हैं, लेट्स सी आइंदा हमारे आने वाले दिनों में क्या होता है। थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब। सर, कमजोर दिल अफराद और डिप्रेशन के मरीजों को ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत एक इंतहाई खतरे में पड़ चुकी है। खाकम बदहन वो दिन दूर नहीं जब आलमी इदारे हमारे एटमी असासों का सौदा करने का जाल फेंकेंगे, या श्रीलंका की तरह हमें अपनी कोई कीमती बंदरगाह जो है वो गिरवी रखनी पड़ जाएगी, और हमारे आगे कुआं और पीछे खाई। अल्लाह ना करे। आप लोगों को लानत है अल्लाह की कि आपको ऐसे हुक्मरान मिलते हैं। सब कुछ बेच दिया, आपके मुल्क में कुछ बाकी नहीं रहा, या तो बेच दिया या फिर उसको गिरवी रख दिया। है कि पाकिस्तान कर्जों, कमाई और अखराजात के ऐसे घनचक्कर में फंस चुका है कि इसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। यहां तक कि हुकूमत चलाने के लिए भी ये पैसा अवाम का खून चूस कर टैक्सों की सूरत में पूरा करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए पाकिस्तान का आप सबको पता है कि एक तरीके से बहुत ही बढ़िया फंडिंग जाता है खालिस्तान सपोर्टर्स को। अब देखने वाली बात यह है कि खुद जो है वो भीख मांगकर पैसा लाते हैं, बाहर से कटोरा लेकर जाते हैं। अब देखिए इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो सेंसेक्स का जो या फिर कहे कि जो मार्केट है उछाल इसीलिए आता है कि भाई कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ होती है, बड़ी न्यूज़ आती है, इंडिया का किसी कंट्री के साथ ट्रेड बढ़ गया, या फिर कहे कि किसी प्रोडक्ट में उसकी बिक्री भी ज़्यादा हो गई, या फिर कहे कि उसकी डिमांड ज़्यादा होने लगी तो उछाल हो गया। पाकिस्तान में कहीं से 1-2 बिलियन 2-4 बिलियन की अगर उधार मिल जाता है ना तो शेयर मार्केट उनका ऊपर आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें चल रही है, उधार के पैसों से पूरा का पूरा पाकिस्तान चल रहा है, और फिर भी क्या है उसमें से अच्छा खासा फंडिंग जाता है खालिस्तान सपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। अब 1971 के अंदर जो इंडिया ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए ना, वो आज भी 50 साल से ऊपर हो गए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भूलने को तैयार नहीं है, और उनको लगता है कि हम भी इंडिया को ऐसा एक जख्म देंगे जैसा हमें मिला है, लेकिन ऐसा अब तक होता नहीं दिख रहा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमजोर दिल अफराद और डिप्रेशन के मरीजों को ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको होशरुबा मालूमात फराहम करूंगा जिससे ये साबित होता है कैसे पाकिस्तान के फैसला साज पाकिस्तान के डेथ वारंट्स पे दस्तखत कर चुके हैं अपेरेंटली, और पाकिस्तान एक ऐसी मुसीबत में फंस चुका है जिससे निकलना मौजूदा दौर तो दूर की बात है, अगले कई अशरों में भी पता नहीं कैसे हम निकल पाएंगे। और मुझे तफसील बताते हुए जनरल मुशर्रफ की वो बात याद आ गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज। पता नहीं उनको पता था कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान के साथ क्या घिनौना खेल खेला जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत एक इंतहाई खतरे में पड़ चुकी है। खाकम बदहन वो दिन दूर नहीं जब आलमी इदारे हमारे एटमी असासों का सौदा करने का जाल फेंकेंगे, या श्रीलंका की तरह हमें अपनी कोई कीमती बंदरगाह जो है वो गिरवी रखनी पड़ जाएगी, और हमारे आगे कुआं और पीछे खाई। अल्लाह ना करे हमें वो दिन देखना पड़े, और अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पता नहीं ये पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान कर्जों, कमाई और अखराजात के ऐसे घनचक्कर में फंस चुका है कि इसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। मईशत ठीक है तो सब ठीक है, और मईशत खराब है तो सब खराब है। ना इलाज के लिए पैसा, ना तालीम के लिए, ना ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ना अवामी फलाह के लिए, मंसूबों के लिए, यहाँ तक कि हुकूमत चलाने के लिए भी ये पैसा अवाम का खून चूस कर टैक्सों की सूरत में पूरा करना पड़ता है। उसे महंगाई में मजीद इजाफा और लोगों के बजट्स आउट हो रहे हैं। जब लोगों के अखराजात पूरे नहीं होते तो फिर कर्ज लिया जाता है और गुर्बत में इजाफा शुरू होता है। गुर्बत किसी भी कौम या किसी भी मुल्क के अवाम पे बदतरीन जुल्म होता है। महंगाई बदतरीन नाइंसाफ़ी है जो बगैर किसी टैक्स और गैर कानूनी तरीके से अवाम की जेबों से पैसा निकाल देती है। दोस्तों, बहुत एक सोचने वाली बात है। आपके मोटरवेज गिरवी रख दिया, आपके फ्रीवेज गिरवी रख दिए, आपके बिल्डिंग्स गिरवी रख दी, ठीक है। आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, आपके F9 इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रख दिया, और
ये तो छोटी बात है, आपकी गैरत, आपकी इज्जत भी गिरवी रख दी। मैं आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है? आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है ऐसे होते हुए? ये मलेशिया ने 2002-2003 में सुकूक बॉन्ड्स निकाले थे अपने, अब बोला था कि साहब हम इतनी ज़मीन गिरवी रखेंगे और इस पे हम आगे काम बढ़ाएंगे, क्योंकि इस्लामिक है। इस्लामिक कैसे भाई? क्योंकि इसमें ब्याज नहीं है, इसमें सूद नहीं है। तो बोला साहब बहुत बढ़िया, इस्लाम का हवाला लेके, इस्लाम के पीछे आड़ लेके और फायरिंग शुरू कर दी साहब इन लोगों ने। अच्छा, आप लोगों ने सीखा बहुत जल्दी और आपने अपने पूरे कौमी असासे चीनियों के कदमों पर रख दिए और इस हमाम में सब नंगे हैं दोस्त, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, और अब मर्द मोमिन मर्द हक हैंडसम इमरान खान हो, सब एक जैसे हैं। आप लोगों को लानत है अल्लाह की कि आपको ऐसे हुक्मरान मिलते हैं। सब कुछ बेच दिया, आपके मुल्क में कुछ बाकी नहीं रहा, या तो बेच दिया या फिर उसको गिरवी रख दिया। किसी भी मुल्क की सालमियत की बुनियाद इस बात पर होती है कि उस मुल्क के पास पैसा कितना है, उसके रिजर्व्स क्या है, उस मुल्क की जीडीपी किस शरह से तरक्की कर रही है। रशिया के पास अमेरिका से कई गुना ज़्यादा असला था, सोवियत यूनियन, लेकिन वो टूट गया। क्यों? क्योंकि उसकी इकॉनमी डूब रही थी और उस पास इतनी बड़ी फौज को ही चलाने के लिए अखराजात नहीं थे। अमेरिका ने उसे बर्बाद करने के लिए अरबों डॉलर वाले अफगान जिहाद पे लगा दिया। फिर अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अपनी टेक्नोलॉजी और दौलत की बुनियाद पे हुकूमत की। दरअसल मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी ही असल दौलत है। इस वक्त पाकिस्तान पे 45,000 अरब रुपए के कर्जे हैं, जिसमें 112 अरब डॉलर बैरूनी कर्जे हैं। पाकिस्तान इन कर्जों की मद में सालाना 3,000 अरब का सूद दे रहा है और 2020 के बजट में तकरीबन 2,946 अरब रुपए कर्जों की सूद के सूरत में रखा गया, जो अफवाज पाकिस्तान के बजट से 3 गुना ज़्यादा। पाकिस्तान जिस भंवर में गिर चुका है, इसके कर्जों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपने कर्जों का सूद भी कर्ज लेकर देना है तो फिर असल रकम के साथ कर्ज मजीद नहीं बढ़ेगा, तो और क्या होगा। अब पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान ने अरबों डॉलर कर्ज लिया। इस कर्ज को कैसे मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है, उस पर फोकस नहीं किया। वक्ती फ़ायदे, मफादात, इलेक्शन, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जिससे ना तो आवाम को फ़ायदा हुआ और ना ही मुल्की मईशत को। उल्टा पाकिस्तान एक ऐसे घनचक्कर में फंस चुका है जिससे निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। हम वो वाहिद कौम हैं जो वक्त और जरूरत के तहत अमीर और गरीब बनने का फन बखूबी जानते हैं। एक ही वक्त में हम गरीब और मुस्तहिक इतने हैं कि अफगानिस्तान और ईदी से भी इमदाद लेने से हरगिज नहीं हिचकिचाते। कोरोना जैसी मूजी बीमारी की वैक्सीन तक चीन से खैरात में ले लेते हैं और फिर सीना ठोक कर टेलीविजन पर कौम को बराहे रास्त टीके लगाने की बाकायदा तशहीर की जाती है और इसे कमाल ढिठाई से वजीर आजम के कमाल विजन से मंसूब भी कर दिया जाता है। गरीब इतने हैं कि इस्लामाबाद के चंद सरकारी स्कूल्स की बसों के लिए 30 करोड़ रुपए सालाना हुकूमत वक्त को गिरा गुजरते हैं और खाली खजाने का रोना रोते हुए फंड्स जारी करने से इनकार कर देते हैं। इमरान खान की हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद का F9 पार्क गिरवी रखने पे अवाम में बड़ा गुस्सा देखा गया, लेकिन फिर इमरान खान ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उस बात सोचा कि इस्लामाबाद क्लब को हम गिरवी रखते हैं। लेकिन ये सिलसिला 2006 से शुरू हो चुका था। उस वक्त पाकिस्तान के कई हाईवेज, मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, PTV, रेडियो स्टेशन बिल्डिंग, कई चीजें गिरवी हैं। 2006 में शौकत अजीज की हुकूमत ने M1, M4, IMDC और ओकरा बाईपास को गिरवी रखा। इसके बाद इसहाक डार ने 2014 में $1 बिलियन के एवज हाफिजाबाद लाहौर सेक्शन ऑफ द मोटरवे, जबकि 49 अरब के बदले फैसलाबाद पिंडी भटिया सेक्शन ऑफ द मोटरवे 2013 से 2016 के दरमियान कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट 492 अरब के एवज गिरवी रखा गया। फिर PTV की रेडियो पाकिस्तान के असासे भी उसी दौरान गिरवी रखे गए और 1000 अरब रुपए अपने दौरे हुकूमत के आखिरी साल में इलेक्शन के पेश नज़र डेवलपमेंट पे खर्च किए गए। अब 1947 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान का कर्जा 7,000 अरब रुपए था। 30,000 अरब रुपया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने 10 साल में कर्ज लिया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत 15,000 अरब अभी तक कर्जा ले चुकी है। क्या कोई है जो हमें बताए कि अगर पाकिस्तान को चाइना ने भी कर्ज देने से मना कर दिया तो फिर पाकिस्तान किस दर पर ठोकर खाएगा, किससे अपनी सालमियत का सौदा करेगा? क्या कोई है जो बताए कि गुज़श्ता 12 सालों में कर्ज वापस करने वाले के लिए लिया जाने वाला कर्जा
बुलेट ट्रेन की रफ्तार से क्यों भाग रहा है? क्या कोई है जिसके पास पाकिस्तान की कौम के दुखों का मदावा हो? वरना इन हालात में तो मुझे आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, क्योंकि मैं ये बात 10 साल पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान पर इस हद तक कर्जे चढ़ा देंगे कि पाकिस्तान के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और फिर पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के एटमी असासों का सौदा करने पे बात आएगी। हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, या कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो पूरी दुनिया को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड सप्लाई करने के लिए रेडी हैं अगर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन्हें परमिशन दे देती है। स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है, क्या राय रखती है, तो आइए लोगों की जानिब बढ़। इंडिया में आप ये कह सकते हैं कि हमारे जैसी ज़राअत है, लेकिन उनकी जो यील्ड, एक तो यील्ड उनकी बहुत हमसे ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि एक ही टाइम पर हम ज़्यादा गंदम पैदा करते थे, हमारी पर एकड़ भी यील्ड अच्छी थी, लेकिन वो उन्होंने हमसे सरपास कर लिया। इस पंजाब को अगर देखते हैं जो हिंदुस्तान के पास है, तो हमसे गालिबन 3-3.5 गुना ज़्यादा जो पर एकड़ है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि गेहूं के मामले में, अनाज के मामले में, गेहूं के मामले में इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को बैठे बैठे खिला सकता है, उस कैपेसिटी वाला इंडिया अब हो चुका है। अब ज़रा आप याद कीजिए या फिर आपने पढ़ा हो कि लाल बहादुर शास्त्री जब थे ना, तब हमें वीट बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा था, और फिर उन्होंने जय जवान जय किसान, जय जवान का नारा ऑलरेडी था, जय किसानों के साथ जोड़ा, मतलब जय जवान जय किसान हुआ, और उसके बाद उन्होंने भी एक समय के लिए एक टाइम का खाना खाया और दुनिया को भी, पूरे भारत को कहा कि हम फिलहाल ऐसा करेंगे कि एक टाइम का खाना खाएंगे, क्योंकि हमें दिक्कत हो रही थी, किल्लत हो रही थी अनाज की, गेहूं की। और आज सिचुएशन ये है कि हम पूरी दुनिया को बैठे बैठे खिला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम खिलाएंगे, लेकिन एक इंडिया ने एक स्टेज ऐसा हो, इंडिया एक ऐसे स्टेज पर आ चुका है कि अब इंडिया जो चाहे ना वो कर सकता है इस सिचुएशन के अंदर। यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे प्रधानमंत्री इस सारी चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, मतलब भारत के प्रधानमंत्री। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। आज उनके प्राइम मिनिस्टर की ये एक स्टेटमेंट आ जाना कि वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो अपने फूड सप्लाई कर सकते हैं पूरी दुनिया को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ WTO की परमिशन के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे कि बाकी कंट्रीज़ के साथ उनके ताल्लुकात और उस पर ये स्टेटमेंट आ जाना? Obviously, madam, India is a bigger country and they have the relationship, population, everything. So they have their own dynamics. And then, as a neighbor, we should also learn from them. Example, so I think we need to make ourselves economically strong as well. So we need to build ourselves, sort out our in-house issues, and then we can compete with them. Obviously, they are bigger country, but we should also learn and we should also work hard on it to solve our problems. जी बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा कदम होगा ये अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इसको पुल ऑफ। फॉर इंस्टेंस राइस को देख लें, हमारा राइस जो था वो हिंदुस्तान के राइस से बहुत सुपीरियर था, दुनिया भर में सबसे सुपीरियर खोशा था, लंबा खोशा था। लेकिन फिर हिंदुस्तान ने राइस का बेहतर सीड जो है और बेहतर ग्रेन जो है वो डिस्कवर किया, और इस तरह से सऊदी अरब की मार्केट, ईरान की मार्केट, जो बहुत हमारी पेट मार्केट्स थी ग्रेन की, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो एग्रीकल्चर के हर लेवल में हम इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमी को देखें या GDP को देखें, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उनकी जो है उस लिहाज से अगर आप इकोनॉमी को देखते हैं तो उनकी इकोनॉमी दुनिया की छठी बड़ी इकोनॉमी है। मतलब कि G20 में उनका शुमार होता है। G20 के जो ममालिक है ग्रैंड 20 के हिसाब से देखना चाहते हैं तो इंडिया इज़ वेरी मच ऑन द राइज। इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे सुपर पावर बन रहा है। बिल्कुल। क्या आज की डेट में हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये हमारी बदकिस्मती है कि क्या करें कि हम ये सियासी कशमकश में पिस रहे हैं। पूरे अवाम, दोनों साइड में जो अवाम है वो इस कशमकश में हम पिस रहे हैं। यही होना चाहिए कि मतलब इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है। पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के साथ वो रिलेशंस को अपने बेहतर कर ले और एक अच्छे मार्केट में अपना हिस्सा डाले। आपने अपने किसान को डिफेंड ही नहीं किया, उसका ख्याल ही नहीं किया, बस आप इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये आपको एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी है। फर्टिलाइज़र की सब्सिडी, आपको सुन के हैरत होगी, हिंदुस्तान अपने फर्टिलाइज़र को पाकिस्तानी रुपए में 2400 अरब की सब्सिडी देता है। 2400 अरब रुपए की सब्सिडी, और वहाँ की कीमत जो है फर्टिलाइज़र की हमसे 45% कम है।
उन्होंने जितना ख्याल किया है फार्मर का, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हिंदुस्तान के बारे में, उसको प्रोटेक्शन दी, 60% का टैरिफ लगाया ताकि अंदर बाहर से चीप इंपोर्ट्स ना आए, अंदर में उसको सब्सिडियां दी। पर ईस्ट पंजाब अब बहुत आगे जा चुका है। एक ज़माना था पार्टीशन के बाद कि खाना पीने की चीज़ें हम हिंदुस्तान को पहुंचाते थे, हम हिंदुस्तान को कपास पहुंचाते थे, आज हम कपास हिंदुस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन सी तरजीह, कौन सी बात है ये? आज की डेट में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एक साथ अलग होने के बावजूद इंडिया इतना आगे निकल चुका है। Yeah, it's the continuation of the democracy. It's a big country as well, and like our extremism and education, we need to sort it out ourselves. Like army, politics, this judiciary. So we know our issues, I think, and we should make our house in order to improve. It means कि इंडिया ने अपने हर सेक्टर में बहुत तेज़ी से वर्किंग की। Exactly, they are much stronger in everything, and if you see these CEOs of the leading multinationals, they are more professional, they are more composed, and obviously it's a big country, so they have multiple edges. में आप ये कह सकते हैं कि हमारे जैसी ज़राअत है, लेकिन उनकी जो यील्ड, एक तो यील्ड उनकी बहुत हमसे ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि एक ही टाइम पर हम ज़्यादा गंदम पैदा करते थे, हमारी पर एकड़ भी यील्ड अच्छी थी, लेकिन वो उन्होंने हमसे सरपास कर लिया। उसकी बुनियादी ये वजह है कि अगर इस साल का अगर बजट पढ़ें तो उन्होंने दो चीज़ों पर गौर किया। एक तो उन्होंने कहा कि दही ज़िंदगी को हमने बेहतर करना है, दूसरा ज़राअत को बेहतर करना है। और ज़राअत को बेहतर करने का उन्होंने एक जो तरीकाकार किया है कि जो मार्केट्स हैं उनको इंटेग्रेट कर दिया फार्म्स के साथ, यानी फार्म्स से डायरेक्ट ही वो मार्केट में चले जाएं। अच्छा शौकत साहब, अब ये जो मुआवला है इस पर आपने इंडिया का भी जिक्र कर दिया,